नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीयत उलमाए हिंद की मुस्लिम अरकान पार्लिमान के साथ अहम मीटिंग। 3 तलाक और अयोध्या मामले समेत कई मसलों पर हुई बातचीत। गुज़िश्ता शाम दिल्ली के एक होटल में हुई है मीटिंग। मौलाना महमूद मदनी ने अरकान के सामने रखी अपनी बातें। मीटिंग से मीडिया को रखा गया था दूर। नाज़रीन, आपको बता दें, जमीयत उलमाए हिंद की मुस्लिम अरकान पार्लिमान के साथ अहम मीटिंग हुई है, जिसमें 3 तलाक और अयोध्या मामले समेत कई मसलों पर बातचीत हुई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता शाम दिल्ली के एक होटल में ये मीटिंग हुई है, जिसमें मौलाना महमूद मदनी ने अरकान पार्लिमान के सामने अपनी बातें रखी। मीटिंग से आपको बता दें कि मीडिया को दूर रखा गया था। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे कि काफी अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है, तो क्या कुछ मकसद रहा इस मीटिंग का? देखिए मुनज़्ज़ा, कल शाम के वक्त ये मीटिंग हुई है और जिसमें 7 से 9 मुस्लिम एमपीज हैं वो शामिल हुए थे। खास तौर से ईटी मोहम्मद बशीर, मोहम्मद सलीम जो मगरबी बंगाल से हैं, हुसैन दलवाई, सैयद नासिर हुसैन, इसके अलावा मजीद मेमन जैसे लोग शामिल थे और के रहमान खान जो साबिक मरकजी वजीर हैं वो भी शामिल थे। तो ये सारे लोग शामिल थे और खास बात ये रही कि मुस्लिम मसाइल पर बात हुई और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर के कल सुनवाई होनी है उसको लेकर बात हुई है कि किस तरह से बात की जाए, किस तरह से इस तरह की बात की जाए कि नफरत ना फैले और उसका जो है जो ध्रुवीकरण हो सकता है वो ना हो। और इसी के साथ साथ ट्रिपल तलाक मामले में क्योंकि लगातार वो राज्यसभा में सुनवाई चल रही है, उसको लेकर के भी किस तरह के अमेंडमेंट होने चाहिए, किस तरह से अगर पार्लियामेंट में बहस होती है तो किस तरह से जो अरकान बराने पार्लियामेंट हैं वो अपनी तजावीज पेश करें और जो सेलेक्ट कमेटी को भेजने जाने का मामला है उसमें किस तरह के एतराजात हैं और खासतौर से जो क्रिमिनलाइजेशन का मामला है ट्रिपल तलाक को लेकर के उस पर जो है ये बातचीत हुई है। ये कल शाम में ये पूरी मीटिंग हुई है। हालांकि मीडिया से इसको दूर रखा गया था ताकि किसी तरह से कोई ऐसी बात जो है वो न चल जाए मीडिया में कि जिससे जो है कोई गलत मैसेज जाए। तो ये पूरी मीटिंग हुई है और जमीयत उलमा इस तरह की मीटिंग पहले भी करती रही है। खासतौर से मौलाना महमूद मदनी जो खुद भी पहले मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं तो वो इस तरह की मीटिंग करते रहे हैं। तो एक तरह की मीटिंग है और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है सरकार पर भी और अपोजिशन पार्टियों पर भी कि वो जो मुस्लिम मसाइल हैं उनके मामले में कोई ऐसा रुख इख्तियार ना करें जिससे जो काज हैं जो काज है उसको नुकसान पहुंचे। तो ये कल मीटिंग हुई है मुनज़्ज़ा जी। खुरम, और उलमाए किराम चूंकि मुस्लिम पार्लिमानी अरकान से मिले हैं तो क्या कुछ अहम मुतालबात रहे उलमाए किराम के? देखिए मुतालबात का मामला नहीं था बल्कि एक तरह का डिस्कशन था और खासतौर से एक तरह की गुडविल बनाने की भी कोशिश होती है। जो खासतौर से हमारी जमातें हैं जैसे जमीयत उलमाए हिंद जो आम तौर से मुस्लिम मसाइल को लेकर सरगर्म रहती है और उसका एक मकाम रहा है आज़ादी की लड़ाई में। हालांकि आज़ादी की लड़ाई के बाद उसने खुद से सियासत से अलग होने का फैसला कर लिया था और फिर वक्त वो जो है मुस्लिम नौजवानों की जो दहशतगर्दी के इल्जामात में गिरफ्तारी होती है उस पर भी वो लोग मुकदमे लड़ रहे हैं। तो एक गुडविल बनाने की कोशिश होती है, एक अपना रोल निभाने की कोशिश होती है कि जो कौमी सियासत है उसके बीच में जो मुस्लिम मामलात हैं, मुस्लिम काज हैं, अगर उन पर बहस चल रही है तो उसमें किस तरह से अपनी बात रखी जा सकती है और अपना जो एक पहलू होता है, इस्लामी पहलू होता है, उसको लोगों के सामने किस तरह से लाया जा सकता है, इसको लेकर के ये बातचीत हुई है कि ट्रिपल तलाक को लेकर के किस तरह के एतराजात हैं और किस तरह से शरीयत में क्या चीजें हैं उसको ठीक से पेश किया जा सके। और इसी तरह से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर तनाज़ा से लेकर के जो दूसरे मसाइल हैं उसमें भी किस तरह से जो है वो मुस्लिम एमपी अपना किरदार जो है जो अभी जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें किस तरह से किरदार अदा करें, इस चीज को लेकर के बातचीत हुई है जी। खुरम, और जिस तरह से इस वक्त ट्रिपल तलाक और राम मंदिर को लेकर जो सियासत गरमाई हुई है तो क्या जो उलमाए किराम है उनमें भी एक तरह का डर पैदा हो गया है जिस तरह का इस वक्त माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क में? देखिए ये बात तो खासतौर से देखी जा रही है कि और ये शिकायत भी जो मिली तंजीमें हैं वो करती रही हैं कि बाबरी मस्जिद का इंहदाम लोगों के सामने हुआ और लेकिन अभी तक जो है बाबरी मस्जिद की तामीर नौ का वादा जो किया गया था उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार के जरिए से उस पर कोई बात नहीं होती है, बल्कि राम मंदिर की तामीर किस तरह से हो
उसको लेकर सिर्फ बात होती है। तो इंसाफ का तकाजा की जो बात है और उस पर किस तरह से अपनी बात रख सकते हैं, मौजूदा हालात में किस तरह से वोटों का जो है वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण ना हो, उसको देखते हुए इस तरह से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ये सोच जो है मिली तंजीमों में है कि जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हैं उनको ताकत ना मिले, बल्कि जो भाईचारा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए और खासतौर से मुसलमान जो है इस मुल्क में वो कैसे अमन और अमान से रह सके, इसको लेकर के मुस्लिम तंजीमें आम तौर से वो जो है इसी नहज पर सोचती हैं और इसी नहज पर अपनी बात जो है वो सबके सामने रखती रही हैं। जी बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला मंदिर में 2 खवातीन के दाखिल होने से अयप्पा अकीदतमंद सख्त नाराज है। इस मामले पर केरला में बीजेपी कारकुनों ने कई शहरों में सबरीमाला मामले पर एहतजाज किया। बंद के दौरान कई जगहों पर सहाफियों को भी निशाना बनाए जाने की खबर आई है। बंद के हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मनु ने। भाजपा का हड़ताल के कारण नॉर्थ केरला में सिचुएशन बहुत ही टेंस है। बहुत सारे जगह में भाजपा अपनी प्रोसेशंस निकल चुका है। इधर दुकान बंद, पूरा बंद है और सरकार का जो KSRTC वगैरह बसेस अभी सड़क पर नहीं चलती है, लेकिन प्राइवेट व्हीकल्स बहुत सारे सड़क पर है। बहुत सारे जगह पर आक्रमण हुआ है, गाड़ी वगैरह के तरफ आक्रमण हुआ है, पत्थर मार के गाड़ी को उस तरह डैमेज वगैरह किया है। इसलिए पुलिस अभी सिक्योरिटी बीफअप कर चुका है, सिक्योरिटी टाइटन कर चुका है। अभी केरला में जो हड़ताल में आक्रमण करता है लोग उसके खिलाफ बहुत केसेस पुलिस रजिस्टर किया है। 14 लोगों को अरेस्ट कर चुका है कन्नूर में। इधर जो लोग फंस गया है रेलवे स्टेशन वगैरह, उधर उसको गाड़ी में अपनी जगह चलाने के लिए पुलिस ने पुलिस व्हीकल्स दे चुका है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने ऐवान में हंगामा आरई पर 19 अरकान पार्लियामेंट का ऐवान से 4 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। वक्फे सफर के दौरान AIADM के अरकान, कावेरी नदी मामले और तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने AP को खसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग करते हुए वेल के करीब पहुंचकर नारेबाजी की और प्ले कार्ड लहराए। वाज़ेह रहे कि स्पीकर ने बुध को AIADMK के 24 अरकान पार्लियामेंट को 5 दिनों के लिए ऐवान से मुअत्तल कर दिया था। AIADMK के लोकसभा में 37 अरकान हैं और सरमाई इजलास 8 दिसंबर तक जारी रहेंगे। To the will of the House, and you are abusing the rules of the House by persistently and willfully obstructing the beginnings of the House by your willful and persistent obstruction. Grave disorder is being introduced. I am therefore constrained to name you those names under Rule 374A. All the names I have read here, therefore stand automatically suspended from the service of the House for 4 consecutive days. Sitting in terms of provision of Rule consecutive sittings in terms of provision of Rule 374A. They may forthwith withdraw from the precincts of the House. बुलंदशहर तशद्दुद मामले के मास्टरमाइंड योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने योगेश राज को गिरफ्तार किया है। मुलजिम योगेश 3 दिसंबर को हुए तशद्दुद के बाद फरार था। मुलजिम योगेश राज बजरंग दल का जिला कन्वीनर है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के सियाना गांव में तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कत्ल हुआ था। तशद्दुद के सिलसिले में कई अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर यह भी गश्त कर रही है कि योगेश को बजरंग दल के लीडरों ने पुलिस के हवाले किया। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे निखिल ने ADG प्रशांत कुमार से बातचीत की। प्रदेश के बुलंदशहर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। खुद ADG प्रशांत कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितनी महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है ये और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई इसकी? ये जो योगेश राज जिनकी गिरफ्तारी कल रात को हुई है वो एक नामजद अभियुक्त है और इनके लिए हमारी टीम शुरू से ही लगी थी और उसमें कामयाबी कल रात देर रात्रि मिली है। इनसे पूछताछ चल रही है
इसके अतिरिक्त ये शुरू में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि जो इस हिंसक वारदात में जो लोग भी शामिल रहे हैं उनमें से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शासन की यही नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शहीद इंस्पेक्टर के परिवार से यही कहा था और शासन की नीति, डीजीपी की नीति, तो उसके तहत हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है। अन्य लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इनके विरुद्ध जो साक्ष्य हैं जो है उसको एकत्रित करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया। तमाम क्या आरोपी योगेश पर, जिसको लेकर इसे मुख्य आरोपी घोषित किया गया, क्या सुबोध की हत्या में सीधा आरोपी है? एसआईटी ने या पुलिस ने कभी किसी को मुख्य आरोपी नहीं घोषित किया है। ये चीज़ें मीडिया के माध्यम से समय समय पे जिसकी गिरफ्तारी हो जाती है उसके बाद से कोई दूसरा अभियुक्त को मुख्य आरोपी बना दिया जाता है। तो जिसका जो कृत्य है उसके हिसाब से ही पुलिस उनके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत करेगी और हमारा प्रयास होगा कि जो हमारे इंस्पेक्टर साहब के मारने में जो लोग भी शामिल हैं उन पर हत्या का और जो लोगों ने राइटिंग की या उकसाने की कोशिश की उस पर उन धाराओं में चीज़ें चार्जशीट कोर्ट में जाएं। पूरे लोग यही पूछना चाहते हैं कि योगेश का रोल क्या था? क्या उकसाने में था, मारने में था, या हिंसा को कोई राजनीतिक रंग देना चाहता था? ये जो प्रेरोगेटिव है वो एसआईटी का है। एसआईटी सभी साक्ष्य एकत्रित करेगी और जो साक्ष्य संकलन के बाद कोर्ट में जब चीज़ें प्रस्तुत की जाएंगी तभी ये चीज़ें पता चलेंगी। अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर हो। चलिए एक आखिरी सवाल, और कौन से टारगेट्स हैं पुलिस के पास? अब कौन नेक्स्ट है? जहाँ तक मुझे पता है अब 2-4 लोग ही जो मुख्य हैं वो बचे हुए हैं और हम लोग सभी मुख्य लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे हिंसा में उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और उसके बाद से कोर्ट में हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ये थे एडीजी प्रशांत कुमार हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है और हिंसा को उकसाने में उसका मुख्य रोल था। न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। बुलंदशहर तशद्दुद के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद न्यूज़ 18 ने मकतूल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की अहलिया से गुफ्तगू की। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर इत्मीनान जताया। उन्होंने पुलिस एहलकारों पर हमलों को गलत बताया। बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार हो चुका है। हम इस समय शहीद इंस्पेक्टर सुबोध राज के घर पे हम उनकी पत्नी से बात करते हैं कि आखिर वो इस अब गिरफ्तारी के बाद कितनी संतुष्ट हैं। रजनी जी, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कितना संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि जो एक निर्दोष पुलिस इंस्पेक्टर पर हमला करके इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, आज उनकी हार हुई है। इस तरह लगातार जब पुलिस पे हमले हो रहे हैं, कांस्टेबल की भी हत्या हुई है, तो अब किस तरह से आप देखती हैं इस तरह की जो घटनाएं आ रही हैं उनको? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने सही कहा है। क्या हम अपने आप को देखते हैं हम खुद क्या कर रहे हैं? पुलिस अपना काम कर रही थी, वो सही काम कर रही थी। पुलिस ने कुछ गलत तो नहीं किया था। क्या पब्लिक को इस पब्लिक को अधिकार किसने दे दिया कि पुलिस के ऊपर हाथ, वर्दी के ऊपर इस तरह से आतंकित होकर हाथ उठाना? तो लगातार जिस तरह की अब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से काफी संतुष्ट हैं और उनका कहना है, लेकिन जिस तरह से वर्दी पे लगातार हाथ उठाया जा रहा है वो सरासर गलत है। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। कर्नाटक के बेंगलुरु में इनकम टैक्स की टीमों ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी 50 से ज्यादा ठिकानों पर की गई है, जिनमें फिल्मसाज, फिल्म डायरेक्टर और दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं। इनकम टैक्स की टीमों ने अदाकार शिवराज कुमार, पुनीत, संदीप, यश, प्रोड्यूसर राकलाइन वेंकटेश, मनोहर वी और विजय किरण के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मुल्क की 10 एजेंसियों को कंप्यूटरों की निगरानी के इख्तियारात दिए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वकील ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर जल्द समाअत की दरख्वास्त की है। अर्जी में मरकजी हुकूमत के इस फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार करते हुए कहा है कि तयशुदा वक्त पर ही अर्जी की समाअत होगी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में कश्ती पलटने का बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। कश्ती में तकरीबन 50 अफराद सवार थे। बताया जा रहा है कि तमाम अफराद पिकनिक से लौट रहे थे। तमाम महलुकीन का ताल्लुक कजंग तहसील के रतनपुर गांव से है। राजस्थान के अलवर में मुश्तबा मीट स्मगलर सगीर खान की गांव वालों ने पिटाई की।
अब उसका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के 5 दिन बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में उसके चेहरे पर चोट के निशानात हैं और उसकी शर्ट भी फटी हुई नजर आ रही है। उसके मुंह से खून बह रहा है और वो कंबल में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इस किस्म का ये पहला वाकया है। नाम क्या है तेरा? सगीर। शकीर? सगीर। शकीर? हाँ जी। कहाँ का है? मिर्जापुर का हूँ। मिर्जापुर का? तहसील क्या है? किशनगढ़ पास। तहसील किशनगढ़। क्या लेकर आया है तू? गाय लाया हूँ। कितनी गाय है? 6 गाय? हाँ। कहाँ से लेकर आया है? शाहपुरा से। तेरे साथ का दूसरे क्या नाम था? मुश्ताक। वो कहाँ गया? भग्गो। भग्गो? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में फौज के खास ट्रेन से 180 कारतूस चोरी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जवान अपना जैकेट रखकर टॉयलेट गया था और इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ट्रेन बरेली के सीबीगंज पहुंची तब जवान को पता चला कि कारतूस चोरी हो गए हैं। मुरादाबाद जीआरपी में कारतूस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दिल्ली में सोमवार की रात एक फार्म हाउस पर नए साल की पार्टी के दौरान गोली चलने की वारदात सामने आई है। इस पार्टी में साबिक एमएलए राजू सिंह ने 2-3 राउंड गोली चलाई। उनके करीबी दोस्त की बीवी के सर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन आज अस्पताल में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस की तफ्तीश के दौरान राजू सिंह ने अपनी गलती का एतराफ किया है। राजू सिंह ने कहा कि शराब की हालत में उन्होंने गोली चलाई थी। राजू सिंह के खिलाफ दफा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में दिल दहलाने देने वाली वारदात पेश आई है। बड़े भाई की तमाचे के जवाब में छोटे भाई ने बड़े भाई को स्क्रू ड्राइवर से मार दिया। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक भाई दूसरे भाई को गले में हाथ डालकर उसको घर के अंदर ले जाता है और फिर घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब लोग घर के अंदर झांकते हैं तो चीख और पुकार मच जाती है, जबकि मुलजिम भाई घर के बाहर बड़े स्टाइल से खड़ा रहता है। पुलिस ने मुलजिम भाई को गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जौहरी हथियारों पर तबादला ख्याल करने के लिए शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। काबीना की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया के लीडर की जानिब से उन्हें एक खत मिला है। वाज़ेह है कि जौहरी हथियारों के खात्मे के बारे में अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच बातचीत फिलहाल मुअत्तल है। दोनों रहनुमाओं की अगली मुलाकात कब होगी यह भी तय नहीं है। A great letter from Kim Jong-un, and those few people that I've shown this letter to, they've never written letters like that. This letter is a great letter. We've made a lot of progress with North Korea and Kim Jong-un. Chairman Kim has been, we've really established a very good relationship. A lot of good things are happening. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम से अमरीकी फौज को वापस बुलाने के अपने फैसले का एक बार फिर दिफा किया है। उन्होंने नए साल में काबीना की पहली मीटिंग में बात करते हुए शाम को रेत और मौत से ताबीर किया। ट्रंप ने कहा कि बात माली अखराजात की नहीं है बल्कि बात रेत और मौत की है। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को मरहलावार तरीके से वापस बुला रहे हैं। वाज़ेह है कि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि अमरीकी फौज शाम से 1 महीने के अंदर वापस आ जाएगी। हालांकि उनको इस मामले में अपने फौजी मुशीर और सेनेटर से मुखालफत का सामना है। Long ago. It was lost long ago. And besides that, we're talking about sand and death. That's what we're talking about. We're not talking about, vast wealth. We're talking about sand and death. Now, the Kurds, it's very interesting. Turkey doesn't like them. Other people do. I didn't like the fact that they're selling the small oil that they have to Iran. And we asked them not to sell it to Iran. But the Kurds, our partners, are selling oil to Iran. We're not thrilled about that. Okay? I'm not happy about it at all. At the same time, they fight better when we fight with them. When we send 30 F-18s in front of them, they fight much better than they do when we don't. And you've seen what's happened. But we want to protect the Kurds. Nevertheless, we want to protect the Kurds. But I don't want to be in Syria forever. It's sand. And it's death.
थाईलैंड के महकमे मौसमियात ने समुद्री तूफान की पेशगोई की है और लोगों को होशियार रहने की हिदायत दी है। ये तूफान भारी बारिश के बाद आ सकता है और समंदर किनारे मशहूर सयाहती मकामात को नुकसान पहुंचा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा फी घंटे 65 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। थाईलैंड के वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतल्लिका महकमा तूफान से होने वाले मुमकिन तबाहियों को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के खलाई इदारे ने तारीख रकम कर चांद के दूसरे रुख पर अपना खलाई जहाज उतारा है। चीन ऐसा करने वाला पहला मुल्क बन गया है। चीनी सेंट्रल टेलीविजन के हुक्काम के मुताबिक चेंज 4 10:26 पर चांद पर उतरा है। अब पहली बार चांद के दूसरे रुख का पता चलेगा। ख्याल रहे कि एक गैर मामूली सूरत हाल की वजह से, जिसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है, उससे हम जमीन से चांद का सिर्फ एक रुख देख सकते हैं। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभाला है, तब से इसराइल के हौसले बुलंद है। इसराइल ने मगरिबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर में कई गुना इजाफा कर दिया है, क्योंकि व्हाइट हाउस की जानिब से उसे दबाव का सामना नहीं है जो बराक ओबामा के दौर में था। पेश है रिपोर्ट। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौरे इख्तियार तक इसराइल को यहूदी बस्तियों की तामीर में कई दुश्वारियों का सामना था, लेकिन जो ही अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर का ओहदा संभाला, इसराइल ने तेजी के साथ यहूदी बस्तियों की तामीर में इजाफा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसराइल को व्हाइट हाउस की जानिब से किसी दबाव का सामना नहीं था। Under the administration of President Trump, there is definitely a change of atmosphere here in Judea and Samaria. Prior to President Trump, the official policy, which was repeated time after time by President Obama, was not one more brick. Today, we know that is not the case. We see how the government of Israel is managing to build and to develop further plans. यहूदी बस्तियों की तामीर की मुखालफत करने वाली पीस नाउ तंजीम ने इस सिलसिले में जो आदाद-ओ-शुमार जमा की हैं, उससे जाहिर होता है कि 2018 में यहूदी बस्तियों की तामीर में कई गुना इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते ही इसराइल ने मगरबी किनारे में हजारों यहूदी बस्तियों की तामीर को मंजूरी दे दी है। In 2018, we saw yet another year of a large-scale approvals for settlement housing units, 9,500 per year, like last year. And this is a huge increase from 2015 and 2016, when we saw about 2,500 units approved each. Now, that difference, it's connected, we see very, very directly to the fact that 2015 and 2016 were the last 2 years of the Obama administration, while 2017 and 18 are the first 2 years of the Trump administration. There's been a change since the U.S. administration has turned over to Trump. And we find that it indicates that the Israeli government no longer cares about potential pressure from the United States on what it does in the settlements. जब से इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली हुई है, फ़लस्तीन ने अमेरिका के अमन मुज़ाकरात को ठुकरा दिया है और अमेरिका से अपना नाता भी तोड़ लिया है, क्योंकि ट्रंप के इसराइल नवाज फैसलों ने फ़लस्तीनियों में बददिली, बेचैनी और नाराजगी पैदा कर दी है। हालांकि फ़लस्तीनी और आलमी बरादरी ने यहूदी बस्तियों की तामीर को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि इससे अमन मुज़ाकरात में रुकावट पैदा होगी। इस वक्त मगरबी किनारे में 4 लाख इसराइली आबाद हैं। इसके अलावा मशरक़ी यरूशलेम में 2 लाख इसराइली रह रहे हैं। फ़लस्तीनियों का कहना है कि इन दोनों इलाकों पर इसराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया है। इस मामले में आलमी बरादरी महज लफ्ज़ मज़म्मत से काम चलाती है और अक़वाम मुत्तहिदा का रोल दुनिया के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।